तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई, भाई लोग गए डीलरशिप पर और वहाँ पर जब जवाब मांगा तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। बाद में पता चला कि ये गाड़ी जुलाई में किसी आर्मी ऑफिसर के नाम पर खरीदी गई थी, कैंटीन से निकलवाई गई थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग तो नहीं बोलेंगे, नया वीडियो ही बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था यार व्लॉग अभी बंद चल रहा है और क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए, तो इसीलिए अब ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। और रिसेंटली आप सभी ने महिंद्रा वाला केस देखा होगा चैनल पर, बहुत ज़्यादा आप सभी ने उसको लाइक किया, सपोर्ट किया वीडियो को और अपना थॉट भी शेयर किया कि डीलरशिप ने जो भी किया था कस्टमर्स के साथ, उसके साथ सही हुआ, गलत हुआ या जो भी है। कुल मिलाकर भाई उस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आजकल जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं, उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सामने आ रहे हैं। और ये किसी एक कंपनी के साथ नहीं है, मैंने पहले भी बोल रहा, सारे ही कंपनियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या कहिए भाई इन कंपनियों के ऊपर वाले लोग जो हैं वो अपने डीलरशिप पर कायदे से शिकंजा नहीं कस पाते हैं, क्योंकि ये इंडिया के ही ब्रांड्स हैं। और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और इंडियन ब्रांड के ही डीलरशिप का स्कैम दिखाने वाला हूँ। इसको रख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये जानकारी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से मिस्टर हर्ष यादव ने दी है। भाई ने बताया कि इनके फादर ने पिछले साल नवंबर में एक नई टाटा एल्ट्रॉस खरीदी थी, जिसको कैश देकर लिया गया था। ये फाइनेंस नहीं हुई थी गाड़ी, पूरा पैसा दिया गया और गाड़ी उठा ली गई। अब हुआ क्या कि भाई गाड़ी लाने के बाद और कुछ दिन इसको चलाने के बाद भाई को एक चालान चेक करना था, तो इन्होंने चालान नंबर साइट पर डाला और गाड़ी की सारी डिटेल्स खुलकर सामने आ गई। अब यही इनके साथ जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि गाड़ी इन्होंने ख़रीदी थी नवंबर 2024 को और जो ऑनलाइन आरसी दिखा रही थी उसमें डेट था जुलाई 2024 का, यानी कि गाड़ी लगभग 4 महीने पुरानी थी और किसी के नाम पर पहले से ही रजिस्टर्ड थी। खैर इनको लगा कि शायद साइट पर कुछ ग्लिच हो गया हो जिस वजह से ऐसा दिखा रहा हो। फिर इन्होंने तुरंत आरसी चेक किया अपना जो इनको मिला था, वहाँ पर भी इनको जुलाई का ही डेट दिखा। भाई ने बताया कि मैं नोएडा में रहता हूँ और मेरी फैमिली मैनपुरी में रहती है। वो लोग इतना ज़्यादा पेपर्स पर ध्यान नहीं देते हैं। जब मैं घर आया तो ये सारी चीज़ें चेक की और भाई आरसी भी तुरंत नहीं मिली थी, काफ़ी टाइम बाद मिली थी और गाड़ी खरीदने के लगभग 2-2.5 महीने बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई, भाई लोग गए डीलरशिप पर और वहाँ पर जब जवाब मांगा तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। बाद में पता चला कि ये गाड़ी जुलाई में किसी आर्मी ऑफिसर के नाम पर खरीदी गई थी, कैंटीन से निकलवाई गई थी और शायद कुछ किलोमीटर चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी वापस डीलरशिप को दे दी थी, या क्या हुआ था एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं पता हैं। अब इस चीज़ का न्यूज़ भी बाहर आया था, जिसका पेपर का कटिंग आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अब इन सारी चीज़ों के बाद भाई फिर से कांटेक्ट किया जाता है शोरूम पर और वहाँ पर फिर से वो कोई जवाब नहीं देते हैं। इनफैक्ट वो बचते बचाते फिरते हैं। इसके साथ भाई जो इंश्योरेंस इन लोगों ने दिया था, शोरूम वालों ने, वो भी फेक था। भाई ने बताया कि जब मैंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, जिस कंपनी का इंश्योरेंस था, नवंबर में इंश्योरेंस कटा हुआ था, तो जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया, कंपनी ने, जिस कंपनी का भी इंश्योरेंस था, वो बताया कि ये टोटली फेक है, इस गाड़ी का इंश्योरेंस जुलाई का ही है। तो भाई इतना सारा स्कैम चल रहा है इंडिया में, एक सीधे साधे फैमिली को किस तरह से टारगेट करती है कंपनियां। और भाई ने बताया कि यार अगर जुलाई के बाद, अगर मुझे पता ना चलता जुलाई में इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता, उसके बाद गाड़ी कहीं लड़ भिड़ गई होती, तो हमको तो यही पता होता कि भाई नवंबर तक इंश्योरेंस है मेरा। और आपको पता होगा यार गाड़ियाँ आजकल किसी भी वजह से लड़ जाती हैं, इनफैक्ट टोटल लॉस में भी चली जाती हैं। उस सिचुएशन में इसकी भरपाई कौन करता? वहाँ पर भी डीलरशिप और कंपनी हाथ खड़े कर देती अपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भाई ने क्या बताया था, हालांकि भाई गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, 200-250 किलोमीटर के आसपास चली थी। इसका मीटर भी बैक किया गया था, या ये ओरिजिनल जो भी चली थी वो था, वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, भाई को भी नहीं पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सारा सिचुएशन है। अभी फ़िलहाल इन पर केस कर दिया गया है डीलरशिप के ऊपर, और भाई का सिर्फ यही डिमांड है कि हमने अगर पूरे पैसे अपने दिए हैं, पूरे पैसे लगाए हैं, तो गाड़ी भी हमें फ्रेश मिलनी चाहिए, नई मिलनी चाहिए। 4 महीने पुरानी गाड़ी क्यों दी गई? दूसरी चीज़ भाई ने ये भी बोला कि हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्प्रेड इसलिए करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई और फंसे ना। तो भाई वाकई में यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और ऐसी चीज़ों को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से गाड़ियाँ बिक रही हैं, आप देख सकते हो महीने में यार 3.5-4 लाख यूनिट्स पार हो जाते हैं। और
इस सिचुएशन में ना जाने कितने सारे लोग इस स्कैम का शिकार होते होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कंपनियों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसा अभी रिसेंटली मैंने महिंद्रा का दिखाया था, ये टाटा मोटर्स का है। और इन दोनों कंपनियों का सीन कुछ ज़्यादा ही होता है इंडिया में, क्योंकि भाई ये होम ग्रोन कार मेकर्स हैं। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल पाते हैं डीलरशिप्स के ऊपर, या एक्शन नहीं ले पाते हैं जो भी होता है, क्योंकि भाई इतने सारे बड़े बड़े चीज़ों के बाद, इतने सारे स्कैम्स सामने आने के बाद, लोगों को परेशान होने के बाद डीलरशिप पर तो अच्छा खासा एक्शन लिया जाना चाहिए। वो महिंद्रा वाला केस आपने देखा, उसमें तो क्या क्या हो गया था। उस सिचुएशन में तो डीलरशिप को बंद ही कर देना चाहिए था अगर डीलरशिप कस्टमर्स के साथ ऐसा कर रही है। लेकिन फिर भी कंपनियां पता नहीं क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं उठा पाती हैं अपने डीलरशिप्स के ऊपर, और इसका भुगतान भाई आम आदमी को करना पड़ता है। अब भाई जो कस्टमर है वो डीलरशिप के नाम पर तो गाड़ी खरीदता नहीं है, वो तो कंपनी के नाम पर ही खरीदेगा, वो टाटा महिंद्रा के नाम पर खरीदेगा। टाटा महिंद्रा गाड़ी लॉन्च करती है, वो अपने फीचर्स दिखाती हैं, अपने गाड़ी की क्वालिटी दिखाती हैं, इंजन का परफॉर्मेंस दिखाती हैं, सारी चीज़ें दिखाती हैं जो एक आम आदमी के दिमाग में बैठता है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें सोच समझ कर इस कंपनी की गाड़ी खरीदनी है, ना कि वो ये सोचता है कि हमें इस डीलरशिप से गाड़ी खरीदनी है। वो एक सेकेंडरी पार्ट है, उसका भी योगदान होता है। अगर डीलरशिप अच्छा है, अगर उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, तो सभी चाहते हैं कि भाई उस डीलरशिप के पास जाएं और हम गाड़ी खरीदें। लेकिन उनका प्राइमरी फोकस डीलरशिप नहीं बल्कि कंपनी होती है। तो कंपनियों को ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, और अगर उनको गाड़ियाँ बेचनी है, लोगों पर भरोसा बना कर रखना है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें मैं बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ। इनफैक्ट मेन चैनल पर आपने देखा ही होगा, कई सारे वीडियोस लगातार अपलोड किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर नई गाड़ी खरीद रहे हो तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें करें। मैं समझता हूँ यार कि नई गाड़ी लेने की जो खुशी होती है वो अलग लेवल की होती है। उस समय बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है सिर्फ उस गाड़ी की वजह से। लेकिन आज के टाइम पर आप ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते हैं, चीज़ को बेवकूफ़ी ही बोलेंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो अब आप ये नहीं कर सकते हो। हर एक चीज़ सोच समझ कर करो। डीलरशिप को तभी पैसे दो जब गाड़ी आप पूरी चेक कर लो, कायदे से PDI कर लो, सब कुछ क्लियर हो, तभी आप उनको पैसे दो। बाकी भाई इस केस को मैं ट्वीट करूँगा ताकि और लोगों तक चीज़ें पहुँचे, टाटा मोटर्स के ऑफिशियल तक चीज़ें पहुँचें, क्योंकि एट लास्ट भाई कहीं ना कहीं कंपनी की ही बदनामी होती है। डीलरशिप का नाम बाद में आता है, कंपनी का नाम सबसे पहले आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर कंपनी का नाम देखकर ही गाड़ी खरीदता है, वैसे बदनामी में भी कंपनी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो उनको अपना रेप्यूटेशन बचाने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी भाई आपका इस पर क्या मानना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।